अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। अच्छा, कल हमने इसकी एनाटॉमी देखी थी आई की सारी, उसमें हमने इसकी लेयर्स देखी थी, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा देखा था और एक्सेसरी स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, बेसिकली ये क्वेश्चन नहीं आता रेड आई का जब भी आपके पास जिक्र हो। ठीक है। एग्जामिनर अगर हमसे जब ये जो पाकिस्तानी स्टूडेंट होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ रेड आई। ठीक है, ये क्वेश्चन आता होता है। अब रेड आई के डिफरेंशियल डायग्नोसिस जानना क्यों ज़रूरी है? हमें पता होना चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी डिजीज़ हैं जिसके अंदर हमारी रेड आई हो सकती है। ठीक है। समटाइम आपको जब एग्ज़ाम में ना आपसे एमसीक्यूज़ पिक ना भी होता हो ना, तो आपने वहाँ पे देखना है जी रेड आई है, फिर आपने ये अपने 5 से 6 जो आपके डिफरेंशियल डायग्नोसिस है इनको आपने अपने माइंड में लाना। इनमें से अगर कोई भी ऑप्शन वहाँ पे होगी ना, तो आपने उसको फिर टिक कर देना है। ठीक है, रेड आई को देख के अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, कोशिश तो यही है कि आपकी हर चीज़ के अंदर कवर हो जाए, आपको आती हो। लेकिन अगर आपको नहीं भी आता हो तो जब भी आपने डीडीज देखने हैं, रेड आई का क्वेश्चन कोई भी आया उसके एमसीक्यूज़ में लिखा हुआ जी उसको फोटोफोबिया रेड आई है, लॉस ऑफ विजन है, ठीक है, मतलब इस तरह के फीचर होंगे ना, तो आपने ये 6 से 7 पॉइंट अपने जेहन में रखने हैं कि इन डिजीज़ में रेड आई हो सकती हैं। अब वो कौन कौन सी डिजीज़ हैं जिसके अंदर रेड आई हो सकती है, हम एक दफ़ा उसको भी देख लेते हैं। देखें जी, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, एक्यूट कंजस्टिव ग्लूकोमा। ठीक है, एक्यूट कंजस्टिव ग्लूकोमा। अभी सिर्फ बच्चों इसका नाम याद कर लो, अभी हम इसकी डिटेल में जाएंगे, ग्लूकोमा क्या होता है, हर एक डिजीज़ की डिटेल में जाएंगे। ठीक है। एंटीरियर यूवियाइटिस, ये ऐसी डिजीज़ हैं जिनके अंदर आपका क्या हो रहा है, रेड आई हो रहा है। कौन कौन सी मैंने आपको बता दी, एक्यूट बता दी, कंजस्टिव ग्लूकोमा बता दी, फिर मैंने आपको बताया एंटीरियर यूवियाइटिस। एंटीरियर यूवियाइटिस का एक और नाम, ये इसको हम कहते हैं एक्यूट आराइडोसाइक्लाइटिस भी बोलते होते हैं। ठीक है, एक्यूट आयराइडोसाइक्लाइटिस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है यूवियल ट्रैक की 2 लेयर होती हैं। अब वो 2 लेयर कौन कौन सी होती है हमने पढ़ी थी, एक पढ़ी थी हमने आयरिस पढ़ी थी, दूसरी हमने क्या पढ़ी थी, सिलियरी बॉडीज़ पढ़ी थी। अगर इन दोनों की इन्फ्लामेशन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, या इसको एंटीरियर यूवियाइटिस बोलेंगे या इसको एक्यूट आयराइडोसाइक्लाइटिस बोलेंगे। ठीक है, बात एक ही टर्म है, अगर मतलब इसका सेकेंड नेम है एक्यूट आयराइडोसाइक्लाइटिस। थर्ड पे आपने बताना है जी एक्यूट कंजक्टिवाइटिस वाले पेशेंट के अंदर भी क्या हो सकती है, रेड आई हो सकती है। ठीक है, ये भी याद रखें, एक्यूट कॉन्जक्टिवाइटिस वाले पेशेंट के अंदर भी रेड आई हो सकती है। फिर किसके अंदर हो सकती है, एक्यूट केराटाइटिस वाले पेशेंट के अंदर भी हो सकती है। अब केराटाइटिस क्या होता है आपने बताना है, इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया इज नोन एज केराटाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया की अगर इन्फ्लामेशन हो जाए इसको हम क्या बोलते हैं, आपने बताना है, इसको हम केराटाइटिस बोलते होते हैं। ठीक है, कंजक्टिवाइटिस आपकी इन्फ्लामेशन किसकी हो जाए, कंजक्टाइवा की इन्फ्लामेशन हो जाए। फिफ्थ कौन सी ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर रेड आई हो सकती है, आपने बताना है एक्यूट स्क्लेराइटिस। ठीक है, अगर किसी को एक्यूट स्क्लेराइटिस है यानी कि उसकी स्क्लेरा की इन्फ्लामेशन है, उस पेशेंट के अंदर भी क्या होगा, उसकी रेड आई हो जाएगी। ठीक है, फिर आपने बताना है एट द एंड सब कंजक्टाइवल हेमरेज। ठीक है, इस पेशेंट के अंदर भी क्या होता है, रेड आई हो जाती है। ये सारे इसके डीडीज थे, इसको भी याद ज़रूर करना, एक दफ़ा ज़रूर देख लेना। ठीक है, जब हम इसको सेपरेट डिस्कस करेंगे आपको सारी चीज़ें ये खुद ही क्लियर हो जाएंगी वहाँ पे, लेकिन आपने इसको याद ज़रूर रखना है, एक दफ़ा देखना ज़रूर है। अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। ठीक है, मेन टॉपिक हमारा कौन सा है, ग्लूकोमा। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, अगर किसी एग्जामिनर को कहा जाए ना पूरी आई में से आपने क्वेश्चन बनाना एक, तो वो डेफिनेटली इस टॉपिक को चूज़ करेगा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मस्ट इसमें से एमसीक्यूज आता ही आता है। कोई एग्जाम ऐसा नहीं है ऑफ्थेमोलॉजी का जिसके अंदर ग्लूकोमा में से क्वेश्चन ना आया हो। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, ग्लूकोमा है क्या। आपको मैंने कल बताया था कि जब इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर कितने से ज़्यादा आ जाए, 20 mmHg से ज़्यादा हो जाए, मिलीमीटर मरकरी से ज़्यादा हो जाए, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोमा बोलते हैं। यही मैंने आपको कल ये वाली आपको डेफिनेशन वहाँ पे लिखवाई थी, जब हमने एनाटॉमी पढ़ी थी मैंने वहाँ पे आपको इसकी ड्रेनेज भी बताई, ये बनता कैसे है वो भी बताई, ये सारी चीज़ें मैंने कल आपको बताई थी। ठीक है, अब देखें अब होता क्यों है, जब हमारा इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर क्या कर जाए, 20 मिलीमीटर मरकरी से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, अब देखिए इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर कब ज़्यादा होता है, जब हमारी एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन ज़्यादा हो। किसकी, एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन ज़्यादा हो, यही पढ़ा था ना हमने वहाँ पे कल। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है
कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो मेजर करती है किसको, इंट्राओक्यूलर प्रेशर को। ये भी क्लिनिकल आप जाएंगे ना ओपीडी में, ऑफ्थो की ओपीडी में जाएंगे, आई की ओपीडी में जाएंगे, वहाँ पे ये आम ही मतलब इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे पड़ा होता है। अब ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपने बताना है, शिज़ोइड टोनोमीटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? शॉइड्स टोनोमीटर बोलते हैं। ये भी एमसीक्यूज आ जाता होता है, इसको भी याद रखना। अगर आपसे इंस्ट्रूमेंट का पूछ लें कि विच इंस्ट्रूमेंट मेजर द इंट्राओक्यूलर प्रेशर, तो आपने बताना शिज़ोइड्स टोनोमीटर होता है, ठीक है। ये भी याद रखना आपने। ये क्या, ये डिवाइस है जो क्या मेजर करती है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर को मेजर करती है। अब देखें, अब थोड़ी सी जो हमने कल बात की थी उसको एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे, जो हमने फिजियोलॉजी कल मैंने आपको बताई थी, फिर हम आगे चलते हैं। मैंने आपको इसकी प्रोडक्शन बताई थी, प्रोडक्शन किधर से होती है। मैंने ये कहा था जी इसकी प्रोडक्शन सिलरी बॉडी से होती है, ठीक है। जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ करता है तो क्या बनता है, एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। वेसल्स में से एक्वस ह्यूमर बाहर निकलता है और आपके पोस्टीरियर से निकल के किधर आ जाता है, एंटीरियर चैम्बर में वो आ जाता है। ये मैंने कल आपको बताया था, एंटीरियर चैम्बर में आ जाता है। उधर से फिर ये किधर जाता है, मैंने आपको फिर ये बताया था, ये उधर से कैनाल ऑफ श्लेम में जाता है। यही वहाँ पे भी मैंने आपको डायग्राम में भी बताया था कि कैनाल ऑफ श्लेम में जाता है। कैनाल ऑफ श्लेम के पास क्या पड़ी होती है हमारे पास, आपने बताना है, वहाँ पे हमारे पास ट्रेबिकुलर मैशवर्क होता है। किसका? ट्रेबिकुलर मैशवर्क ऑफ कैपिलरीज होती हैं, उसके अंदर ये जाता होता है, ठीक है। कैनाल ऑफ श्लेम में ट्रेबिकुलर मैशवर्क ऑफ कैपिलरीज होती हैं, उसमें जाता है। उधर से फिर ये ड्रेन आगे किधर होता है, आपने बताना है, ये एक्वस वेन में जाएगा और एक्वस वेन से आगे ये किधर जाएगा, एपिस्क्लेरल वेन में जाएगा। मैंने आपको कल ये सारी बातें बता दी थी, हमने जब उसकी एनाटॉमी डिस्कस की थी। प्रोड्यूस होता है किधर से, पोस्टीरियर चैम्बर से ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उधर से निकल के आता है एंटीरियर चैम्बर में और एंटीरियर कंपार्टमेंट में आता है। एंटीरियर कंपार्टमेंट से ये आगे किधर जाता है, ट्रेबिकुलर मैशवर्क में जाता है, कैनाल ऑफ श्लेम में जाता है। कैनाल ऑफ श्लेम से आगे फिर किधर जाता है, एक्वस वेन में, और एक्वस वेन से फिर आगे किधर जाता है, एपिस्क्लेरल वेन में। ये हमने कल भी एक दफ़ा डिस्कस कर ली थी, आज मैंने आपको फिर ये सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी रफ सी यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ कि ताकि आपको ये वाला जो ग्लूकोमा वाला टॉपिक है ना ये समझ में आ जाए। कोशिश करूँगा कि डायग्राम से ही आपको समझ में आ जाए। ये देखें जी, ये मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, ये मैंने लिख दिया जी प्यूपिल पड़ा हुआ मेरे पास, ठीक है। प्यूपिल के बिल्कुल इस साइड पे क्या पड़ी होती है मेरे पास, मैंने आपको कल बताया था, यहाँ पे आयरस होता है, ठीक है। दोनों साइड्स पे ऐसे करके क्या होगा, आयरस होगा। ये मैंने प्यूपिल बना दिया, ये मैंने आयरस बना दिया। ये देखें, अब मैंने आपको बताया था कि इसके पिछली साइड पे क्या पड़ा होता है, मैंने आपको कल यहाँ पे लिखवाया था कि यहाँ पे लेंस पड़ा होता है, यहाँ पे करके ना, ये देखें ऐसे करके लेंस पड़ा हुआ। फॉर एग्जांपल ये आपको समझाने के लिए डायग्राम में कोशिश कर रहा हूँ कि समझ आ जाए आपको। ये मेरे पास यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, ऐसे करके ये लेंस पड़ा हुआ है मेरे पास, ठीक है। ये प्यूपिल पड़ा हुआ है, ये आयरस पड़ा हुआ है। अब मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, मैंने आपको कल एक बात बताई थी, लिगामेंट ऑफ ज़ेन्यूल बताई थी, याद है कि नहीं याद? मैंने कहा था कि ये किसके साथ अटैच होती हैं, सिलरी बॉडीज़ के साथ अटैच होती हैं। शायद आपको याद हो, मैंने डायग्राम भी आपको दिखाई थी। ये देखें, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। ये मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, मैंने आपको क्या बना के दिखाया, यहाँ पे लिगामेंट ऑफ ज़ेन्यूल बना के दिखाए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ना मेरे पास बिल्कुल यहाँ पे मेरे पास सिलरी बॉडीज़ पड़ी होती हैं। मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ये देखें, दोनों साइड पे ना सिलरी बॉडीज़ ऐसे लगी होंगी, ठीक है। ऐसे सिलरी बॉडीज़ यहाँ पे लगी होगी, ये देखें, सिलरी बॉडीज़ के साथ ऐसे अटैच होगी, ठीक है। इसके साथ आपके ये क्या अटैच है, सारे कैनाल ऑफ, ये क्या है मेरे पास, लिगामेंट ऑफ ज़ेन्यूल अटैच है ऐसे। ये सिलरी बॉडीज़ बन गई। अब देखें, इस सिलरी बॉडी से इसकी जो वेसल्स है ना, इससे मेरे पास क्या प्रोड्यूस होगा, मेरे पास यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, एक्वस ह्यूमर बनेगा, ठीक है। इसकी वेसल से निकलेगा जब हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ करता है। यहाँ से एक्वस ह्यूमर निकला, बिल्कुल ऐसे करके ना, ये देखें, ये देखें, ये मेरे पास सामने कॉर्निया पड़ा हुआ है ऐसे करके। ये जो मैंने आपको डायग्राम कल दिखाई थी ना, बेशक वो खोल लें, आपको समझ में आ जाएगी। ये मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, मेरे पास ये सामने कॉर्निया पड़ा हुआ है, ये वाला इसका, ठीक है। ये कॉर्निया, ये मेरे पास क्या है, इसका एंटीरियर चैम्बर है, ये एंटीरियर चैम्बर है, ये इसका पोस्टीरियर चैम्बर है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, ये पोस्टीरियर चैम्बर है इसका, आपने बताना है ये पोस्टीरियर चैम्बर है इसका, ठीक है।
ये देखें जी, यहाँ से निकला एक्वस ह्यूमर, पोस्टीरियर चैम्बर को क्रॉस किया, एंटीरियर चैम्बर में आया। जब ये एंटीरियर चैम्बर में आया, अब इसने किधर जाना, इधर से मैंने आपको यहाँ पे क्या बना के दिखाई, रफ सी सीधी बॉडी बना के दिखाई। यहाँ पे ना ऐसे करके मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास ये देखें जी, ऐसे करके मैं बना देता हूँ। ये देखें, ये ट्रेबिकुलर मेशवर्क पड़ा हुआ मेरे पास, यहाँ पे कैपिलरीज पड़ी हुई हैं। ये एक्वस ह्यूमर ने ऐसे इधर से आना, इधर से आना, इधर से ड्रेन करना, किसके अंदर इसने, ये मेरे पास क्या पड़ी हुई है, केनाल ऑफ श्लेम पड़ी हुई है, या इसको आप कह लें ट्रेबिकुलर मेशवर्क ऑफ कैपिलरीज, दोनों एक ही बात है। एक्वस ह्यूमर ने ऐसे निकलना है, ये आई के प्रेशर को मेंटेन रखती है ना, ठीक है। नॉर्मल कितना होता है 10 से लेके 20, लेकिन इसके अंदर क्या हो जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है। ये मैंने आपको बच्चों यहाँ पे क्या बना के दिखाया, ये मैंने आरएस बनाया था, ये भी याद रखना। अभी आरएस की कहानी आएगी, फिर मैं आपको ये दोबारा डायग्राम सारी दिखाऊंगा जो मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। यहाँ से निकला मेरे पास क्या, एक्वस ह्यूमर यहाँ से निकला, प्यूपिल को क्रॉस किया, पोस्टीरियर चैम्बर से एंटीरियर चैम्बर में गया, एंटीरियर चैम्बर से आगे किधर गया, कैनाल ऑफ श्लेम में गया। किसके अंदर गया, कैनाल ऑफ श्लेम में गया, यही नाम दिया है ना हमने इसको, कैनाल ऑफ श्लेम, या इसको अपने ट्रेबिकुलर मेशवर्क। इधर से फिर वो आगे किधर जाएगा, जो मैंने आपको बताया है, इसकी ड्रेनेज आगे किधर होगी, शाबाश, अभी थोड़ी देर मैंने आपको पहले ही बताया, इसके आगे ड्रेनेज किधर होगी, आगे जाएगी किसके अंदर, एपिसेक्लेरल वेन के अंदर जाएगी, एक्वस वेन के अंदर जाएगी, ठीक है। एक्वस वेन से आगे किधर जाएगी, एपिसेक्लेरल वेन के अंदर जाएगी, ये ऐसे आगे ड्रेन करता जाएगा। अब देखें, ग्लूकोमा जब हमने डिस्कस किया, मैंने आपको उसके अंदर क्या बताया कि इसके अंदर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कितने से ज़्यादा हो जाता है, 20 मिलीमीटर पर मरकरी से इसके अंदर हमारा प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। एक्वस प्रेशर जो हमारे पास होता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है, वो ज़्यादा हो जाता है। अब हमने इसको मैयर करना है तो टोनोमीटर से मैयर करना है, ठीक है। प्रोडक्शन बता दी, ड्रेनेज बता दी, कैसे प्रोड्यूस होता है, वो सारी बातें इसके अंदर मैंने आपको ग्लूकोमा के अंदर बता दी। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछे ना ग्लूकोमा को, जब भी हमने पढ़ना है किसको, आपने कहना है कि इसको हम आगे डिवाइड करते हैं, किसको, ग्लूकोमा को। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ग्लूकोमा को आगे डिवाइड करते हैं। ये हमारे पास एक्वायर्ड भी हो सकता है, क्या हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है। ये हमारे पास बच्चों में कंजेनाइटली भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, अगर तो आपका जो ये जो ग्लाइकोमा है ये कंजेनाइटली प्रेजेंट है, तो हम इसको बोलते हैं बुफ्थॉल्मस बोलते हैं, ठीक है। ये टर्म भी आपने याद रखनी है, सेपरेट हम सारी पढ़ेंगे, बुफ्थॉल्मस पढ़ते हैं, ठीक है। एक्वायर्ड को आगे हमने दो में कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है। अब वो दो में कौन कौन सा, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक मेरे पास कौन सा है, प्राइमरी, ठीक है, और दूसरा मेरे पास कौन सा है, सेकेंडरी। ये मैंने इसकी डिवीजन कर दी आगे, किसकी, एक्वायर्ड की भी, प्राइमरी और किसकी, सेकेंडरी। अगर जब भी बात प्राइमरी होता है कि मेन इशू आपका किधर है, आई के अंदर है, ठीक है, मेन इशू है ना, तो आपने बताना जब भी प्राइमरी का इशू आएगा तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई पीछे डिजीज़ नहीं है, आई का अपना मसला है। लेकिन जब भी सेकेंडरी का जिक्र आएगा, यानी कोई ना कोई पीछे डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल कैटरैक्ट की वजह से भी हो सकता है, या यूवीआइटिस। अभी सिर्फ ये जो सेकेंडरी है ना, इसका नाम याद रख लें। अभी हम पढ़ेंगे प्राइमरी, जब सेकेंडरी सेपरेट पढ़ाऊंगा ना, तो आपने इधर कंफ्यूजन होना, आपका ये भी पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि सेकेंडरी वाले पेशेंट के अंदर ग्लूकोमा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो मैं आपको वहाँ पे जाके बताऊंगा, आपको सारे पॉइंट वहाँ पे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, हम अभी यहाँ पे मेन डिस्कस करते हैं किसको, प्राइमरी ग्लूकोमा को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एक्वायर्ड ग्लूकोमा किसकी, ये किसकी टाइप है, एक्वायर्ड ग्लूकोमा की टाइप है, प्राइमरी सेकेंडरी, और उसमें से हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, प्राइमरी वाले को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने प्राइमरी को भी आगे दो में कैटेगराइज किया हुआ है, दो चीज़ों में इसको डिवाइड किया हुआ है। ये देखें, कंफ्यूज नहीं होना, एक होता है क्लोज एंगल ग्लूकोमा, ठीक है, एक होता है ओपन एंगल ग्लूकोमा। बहुत ही आसान है, ये कोई मुश्किल नहीं है। जब आपको मैंने सारा डायग्राम इसलिए बना के दिखाई कि ताकि समझ में आ जाए ना आपको। देखें, अब मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया, क्लोज एंगल ग्लाइकोमा, और दूसरा मैंने आपको क्या बता दिया, ओपन एंगल ग्लाइकोमा। अब देखें क्लोज एंगल के अंदर क्या होता है, एंगल, ये देखें, ये जो मैंने आरएस पढ़ा बनाया ना, ऐसे आरएस, ये जो मैंने आपको आरएस बनाया, ये आरएस इधर से ना पुश होके कोर्निया के ऊपर गिर जाएगा, ठीक है। जब ये इसके ऊपर गिर जाएगा तो बच्चे मुझे ये बताओ, जो एक्वस ह्यूमर ने यहाँ से यहाँ तक आना था, क्या उसका वो रास्ता अब ठीक रहेगा, उसका रास्ता ठीक नहीं रहेगा। क्या उसकी ड्रेनेज अब ठीक होगी, उसकी ड्रेनेज भी ठीक नहीं होगी। प्रोड्यूस तो वो हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसकी ड्रेनेज कम हो जाएगी। तो जब उसकी ड्रेनेज कम हो जाएगी, मुझे ये बताएं, उसका इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज़ नहीं कर देगा, उसका इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। जब उसका इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज़ कर देगा तो हम इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोमा ही तो बोलते हैं
नहायत ही आसान था। ठीक है, क्या बताया मैंने, क्लोज एंगल ग्लाइकोमा वाले पेशेंट के अंदर क्या होता है, आपने बताना आरएस आगे की तरफ पुश फॉरवर्ड होकर कॉर्निया के ऊपर गिर जाता है। जब वो कॉर्निया के ऊपर गिर जाएगा तो उसकी ड्रेनेज के लिए रास्ता बंद हो जाएगा। जब उसकी ड्रेनेज के लिए रास्ता बंद हो जाएगा तो इसको तो हम बोलते हैं ग्लूकोमा। और क्यों हो रहा है, एंगल क्लोज हो रहा है ना, ये इन दोनों के दरमियान में एंगल क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो इसको इसीलिए क्या नाम दिया हमने, क्लोज एंगल ग्लूकोमा का नाम दिया। ठीक है, बस इतनी सी बात अभी याद रख लें। ओपन एंगल ग्लूकोमा वाले पेशेंट के अंदर क्या होता है, आपने बताना है कि इसके अंदर पहली इंपॉर्टेंट बात ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन होती है। ठीक है, क्या होती है, ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन होता है। दूसरा इसके अंदर क्या काम होता है, ओपन वाले पेशेंट के अंदर आपकी किसी ना किसी डिजीज़ की वजह से या किसी ओल्ड एज की वजह से पेशेंट के अंदर क्या हुई, फाइब्रोसिस हुई। फाइब्रोसिस की वजह से किसकी फाइब्रोसिस हुई, आपकी ट्रेबिकुलर मेशवर्क की या कैनाल ऑफ श्लेम की क्या होगी, फाइब्रोसिस होगी। जब उसकी फाइब्रोसिस होगी, पहले इन्फ्लामेशन हुई, फिर फाइब्रोसिस हुई, फिर उसकी क्या होगी, स्क्लेरोसिस होगी। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, मुझे ये बताएं, क्या उतना ड्रेन कर सकेगा ये आपका इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, एक्वस ह्यूमर उतना ड्रेन करेगा, नहीं करेगा। तो आपका इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज नहीं कर देगा, तो इसके अंदर आपका इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज कर देगा। तो जब इंक्रीज कर देगा इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोमा ही तो बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर एंगल का कोई मसला नहीं आया, एंगल ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, ओपन एंगल ग्लूकोमा। सिंपल सी बात है, इसके अंदर एंगल क्या कर जाता है, आयरस किसके ऊपर जाके गिर जाता है, कॉर्निया पे। इसके अंदर क्या हो जाती है, कैनाल ऑफ श्लेम की, ट्रेबिकुलर मेशवर्क की हमारे पास आपने बताना है ये हो जाती है, फाइब्रोसिस हो जाती है। बस इतनी बातें हमने अभी डिस्कस की हैं। आगे चलते हैं अब थोड़ा सा ना, ये जो हमारे पास क्लोज एंगल है ना, इसको थोड़ा सा आगे की तरफ लेके चलते हैं। अब ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमारा क्लोज एंगल ग्लूकोमा हो सकता है, अगर हो गया है तो हमने इसको ट्रीट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हमने देखनी है इसके अंदर। ठीक है, एक दफ़ा इस डायग्राम की बेशक स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैंने नेक्स्ट पेज पे दोबारा नहीं बनानी, मेरे पास जगह कम रह गई है। ठीक है, बल्कि इसको मैं यहाँ पे आपको रेज करके ना इधर ही समझा देता हूँ ये बाकी सारा भी। ठीक है, ताकि डायग्राम आपको नज़र आती रहे और ये आपके लिए क्लियर हो जाए। साथ साथ नोट कर लीजिएगा, ताकि ये मैंने जो मेन पॉइंट्स है सिर्फ वो लिखे हुए हैं, और चाहिए भी सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, साथ साथ लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं, किसको, हम ग्लूकोमा को डिस्कस कर रहे थे, हम इसको थोड़ा सा वो क्लोज एंगल को थोड़ा सा और फर्दर डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, क्लोज एंगल ग्लाइकोमा वाले पेशेंट के अंदर क्या होता है, देखें जी, जब भी क्लोज एंगल की बात आई, डेफिनेशन मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से समझा दी, वो आपको समझ में आ गई। अब हमारे पास इसके रिस्क फैक्टर कौन से हैं, ये किन पेशेंट के अंदर आपका क्लोज एंगल हो सकता है। ठीक है, रिस्क फैक्टर लिख लें, ये इंपॉर्टेंट है। आपने बताना है नंबर 1 रिस्क फैक्टर, इसके अंदर क्या होगा, पेशेंट की एज कितनी होगी, 40 से लेकर 60 ईयर तक। जैसे जैसे एज बढ़ेगी उसका गैप भी कम हो जाएगा आयरस का। ठीक है, एंगल तंग हो जाएगा उसका। फिर आपने बताना है कि इसके अंदर और क्या हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी पेशेंट के अंदर शुरू से फैमिली हिस्ट्री में ये चल रहा है ग्लूकोमा, तो उसके अंदर भी ये हो सकता है। फिर आपने बताना है कि जिनकी आंखें छोटी होती हैं, स्मॉल आइज़ वाले पेशेंट के अंदर तो एंगल भी तो छोटा ही होगा ना, तो एंगल छोटा तंग होगा तो उसको क्या हो जाएगा, ग्लूकोमा हो जाएगा। फिर आपने बताना जो ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, एंजाइटी के पेशेंट होते हैं, उनके अंदर भी क्या हो जाता है, ये कॉमन है, ये उसके अंदर हो सकता है। ठीक है, और कुछ एशियन पीपल्स के अंदर भी क्या है, ये कॉमन है। ये सारे इसके रिस्क फैक्टर है, एक दफ़ा बस इसको रीड कर लीजिएगा, मोर देन इनफ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसकी स्टेजेस की तरफ। क्लिनिकल फीचर की, हम इसके क्लिनिकल फीचर को ना स्टेजेस की बेस पे डिफ्रेंशिएट करते होते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए क्लोज एंगल ग्लूकोमा की कितनी स्टेजेस हैं, तो आपने बताना है बच्चों 5 स्टेजेस हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जब भी आता है। ठीक है, अब वो क्या क्वेश्चन आता है मैं आपको वो बताऊँगा। सबसे पहले इसकी स्टेजेस का नाम याद करें। हमारे पास इसके अंदर सबसे पहले आती है लेटेंट फेस आती है। फिर हमारे पास इसके अंदर क्या आता है, आपने बताना है इंटरमिटेंट फेस आती है। ठीक है, तीसरी चीज़ फिर इसके अंदर कौन सी स्टेज आती है, इस स्टेज के नाम है याद कर लीजिएगा, एक्यूट कंजस्टिव ग्लूकोमा। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन उठाता है ना ग्लूकोमा से, वो इसकी 3rd टाइप से उठाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्यूट कंजस्टिव ग्लूकोमा। एग्जामिनर इसमें से क्वेश्चन उठाता है, बाकी 2 में से कोई नहीं लेता। इसको टिक कर लें, मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक है, चौथी चीज़ हमारे पास क्या होती है, क्रॉनिक कंजस्टिव ग्लूकोमा। ठीक है, पहले एक्यूट था, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका आगे किसके अंदर चेंज हो जाता है, क्रॉनिक के अंदर हो जाता है। ठीक है, नंबर 5 आपने बताना लास्ट स्टेज है जिसकी, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट
ग्लूकोमा ये बोलते हैं जी। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी स्टेज डिस्कस करते हैं। हमने क्या नाम उसको दिया, लेटेंट फेज। अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर लेटेंट फेज है ना, तो हमें कैसे पता चलेगा इसके अंदर लेटेंट फेज क्लोज एंगल ग्लूकोमा है। आपने बताना है कि इसके अंदर जो हमारा इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होगा ना, सबसे पहले उसका लेवल कितना होगा, 20 से लेके 40 मिलीमीटर मरकरी। ठीक है, नॉर्मल 20 होता है, 20 से लेके 40 के दरमियान है, तो इसका मतलब ये है कि अभी पेशेंट किस फेज़ पे चल रहा है, लेटेंट फेज़ पे चल रहा है। पहली इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी इसके अंदर। दूसरी बात लिखें, और इसके अंदर क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर लेटेंट फेज़ है, हमने इसको कैसे पता चलेगा कि इसकी लेटेंट फेज़ है। हमने देख लिया फर्स्ट स्टेज है, इसकी लेटेंट फेज़ है, इसके अंदर 20 to 40 इसके अंदर क्या है, हमारे पास प्रेशर है। लेकिन हम कोई ऐसा टेस्ट भी तो करेंगे जो हमें एग्जैक्ट डायग्नोसिस बताए कि ये लेटेंट फेस है। तो अगर आपसे पूछे कि लेटेंट में कौन सा टेस्ट करते हैं, आपने बताना है डार्क रूम टेस्ट। ठीक है, क्या नाम है इसका, डार्क रूम टेस्ट इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब देखिए हम कैसे करते हैं ये वाली स्क्रीनिंग। पेशेंट को क्या करना है, 1 घंटे के लिए ना हमने उसको डार्क रूम में बिठा देना जहाँ पे अंधेरा हो। ठीक है, जब वो हम उसको डार्क रूम में बिठाएंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, उसका जो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर है ना, वो क्या कर देगा, 8 मिलीमीटर पर मरकरी इंक्रीज़ कर गया। ठीक है, देखें मेरे पास पेशेंट आया, मैंने उसको देखा कि वो बता रहा है जी मुझे रेड आई है, मेरी आंख लाल रहती है। मैंने क्या किया, मैंने उसको डायग्नोज करने के लिए पहले मैंने उसके टोनोमीटर से प्रेशर चेक किया जी, उसका 30 मिलीमीटर मरकरी प्रेशर था। मुझे ये पता चल गया इसका इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज़ है। अब मैंने डीडीज़ के डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरफ जाने से पहले मैंने क्या किया, अब इस चीज़ को रूल आउट करना है कि ये कौन सी फेज़ है उसकी। अब मुझे लेटेंट फेज़ को रूल आउट करने के लिए सबसे पहले उसको मैं क्या करना पड़ेगा, 1 घंटे के लिए डार्क रूम में बिठाना पड़ेगा। ठीक है, जब मैंने उसको 1 घंटे के लिए डार्क रूम में बिठाया तो इसकी वजह से क्या होगा, उसका 8 मिलीमीटर पर मरकरी क्या कर गया, उसका इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज़ कर गया। देखें 30 था ना, प्लस 8 ऐड कर दिया, कितना हो गया, 38 हो गया उसका। ठीक है, 38 मिलीमीटर मरकरी डार्क रूम में बिठाने के बाद अगेन टोनोमीटर से चेक किया तो 38 हो गया। दिस इज़ नोन एज डार्क रूम टेस्ट। अब कुछ बच्चे यहाँ पे होंगे, वो पूछेंगे भी सर कि ये 8 मिलीमीटर मरकरी क्यों इंक्रीज़ कर गया, वो तो पहले भी इंक्रीज़ था, हमें ये तो डायग्नोसिस बन गया था कि 20 से 40 के दरमियान है तो लेटेंट फेज़ है। वो इसलिए इंक्रीज़ करता है कि उसके प्यूपिल डायलेट कर जाते हैं रात के वक्त ना, अंधेरे में प्यूपिल डायलेट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस होगा। जितना ज़्यादा एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस होगा, मोर देन 8 प्रोड्यूस हो गया, तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, इस पेशेंट के अंदर क्लोज एंगल ग्लूकोमा हो गया। ठीक है, क्लोज एंगल में से भी कौन सी फेज चल रही है, लेटेंट फेज चल रही है इसके। ठीक है, इन शॉर्ट कहने का मतलब ये था कि जब भी पीपल डायलेट करता है तब आपका क्या करता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है। ये कहानी थी यहाँ पे कि इसीलिए 8 मिलीमीटर मरकरी के अंदर इंक्रीज़ कर गया। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन मैंने बता दी क्या करनी है। अब हमने इसको ट्रीट कैसे करना है, सिंपल सी बात है, इसकी प्रोफाइलेटिक सर्जरी कर देनी है। बस सर्जरी करके उसका जो एंगल है उसको सीधा कर देना, जहाँ पे पहले आरएस पड़ा तो उसको वहाँ पे रख देना है। ये इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। एग्जामिनर ये भी पूछ लेता होता है, ये भी याद रखना है इसमें से। दिस इज़ नॉन एज लेटेंट फेज। दूसरी स्टेज मैंने आपको क्या बताई थी, सेकंड स्टेज जो हमने पढ़ी थी, ऊपर मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाई थी, ये देखें हमने पढ़ी थी इंटरमिटेंट फेज। इंटरमिटेंट फेज के अंदर क्या होता है, आपने बताना है जी, इंटरमिटेंट फेज के अंदर आपने बताना है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कितना हो जाएगा, 40 से लेके 60 मिलीमीटर मरकरी। अब देखिए जब इंट्राऑक्यूलर प्रेशर 40 से इंक्रीज़ कर जाएगा तो मुझे सबसे पहले ये ख्याल आना चाहिए कि इसकी कौन सी फेज़ है, सेकंड स्टेज है, और फेज़ कौन सी है, इंटरमिटेंट फेज़ है। इसको हम एक और नाम भी देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेज ऑफ कांस्टेंट इंस्टेबिलिटी भी बोलते हैं। थर्ड नाम इसको हम क्या देते हैं, सब एक्यूट कॉन्जेस्टिव ग्लाइकोमा भी बोलते होते हैं। ठीक है, ये इसके 2 नाम है, ये आप लिख लीजिएगा। मैंने जो मेन इंपॉर्टेंट था वही लिखा है, इंटरमिटेंट फेज मोर देन इनफ है। क्या मैंने आपको बताया कि 40 से लेकर 60 मिलीमीटर मरकरी के अंदर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। और इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, साथ हमने जी शॉर्ट टोनोमीटर से इसका प्रेशर चेक किया, 40 से 60 तक था। देखें आपने बताना है कि इस पेशेंट के अंदर ना, अब देखिए इंट्राऑक्यूलर का प्रेशर तो ठीक ठाक हाई हो गया है, बार बार हेडेक होगी, सर दर्द होगा इसका, रिपीटेड अटैक ऑफ हेडेक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ये याद रखना है। ठीक है, रिपीटेड अटैक ऑफ
सर दर्द होगा, हेडेक होगा इसके अंदर, आपने बताना है फिर इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आंखों से पानी निकलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, लैक्रीमेशन बोलते हैं। इसके और क्या होगा, आंखों में दर्द होगी, हम उसको क्या बोलते हैं, आई एक बोलते हैं। ठीक है, और क्या होगा इसके अंदर आपने बताना है, जो इसका हॉलमार्क और मेन पॉइंट है ना, हॉलमार्क और मेन पॉइंट वो यही है कि इसके अंदर हमें हेलोज नज़र आएंगे। ठीक है, छाइयाँ सी आंखों के अंदर आगे ना नज़र आएंगी रात के वक्त। ठीक है, रात के वक्त हमें क्या नज़र आएगा, हेलोज नज़र आएंगे। क्वेश्चन के अंदर ये लिखा होगा, जब भी एग्जामिनर इसका क्वेश्चन देगा, छाइयाँ सी नज़र आती हैं रात के वक्त। ठीक है, रात के वक्त जब लाइट में जाते हो तब नज़र आती हैं। वो बताएगा कि हमारे पास पेशेंट आया ओपीडी में, उसका हमने इंट्राओक्यूलर प्रेशर चेक किया, वो 55 था, बार बार उसको सर दर्द हो रही थी, लैक्रीमेशन थी, और उसकी हमने जब स्क्रीनिंग टेस्ट की तो हेलोज नज़र आए। उसने हमें ये वाली हिस्ट्री दी। उसका डार्क रूम में रखा, डार्क रूम में रखने के बाद जब हम उसको लाइट में लेके आए, उसको छाइयाँ सी नज़र आई। व्हाट इज़ मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो आपने बताना है इसके अंदर क्या है, इंटरमिटेंट स्टेज ऑफ क्लोज एंगल ग्लूकोमा बताना है इसके अंदर। समझ में आ गई? इससे ज़्यादा आसान करके मैं आपको नहीं बता सकता। अगर किसी को नहीं समझ में आई तो वो रिवाइंड करके एक दफ़ा देख लें। इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, डार्क रूम टेस्ट करते होते हैं। ठीक है, डार्क रूम टेस्ट करेंगे, फिर उसको एकदम लाइट में लेके आएंगे, उसको हेलोज नज़र आएंगे। बस इतनी सी कहानी है इसके अंदर। बाकी सारे वही इसके अंदर वो कॉमन फीचर है, सर दर्द होगा, आंखों में दर्द होगी, पानी निकलेगा, सारी चीज़ें वही हैं। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इसके अंदर भी क्या है, प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी कर देते होते हैं हम इस पेशेंट के अंदर भी। ठीक है, यही है। और अगर आपसे पूछ रहे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, आपने बताना वही शॉर्ट स्टोनोमीटर से हम इसका प्रेशर चेक करेंगे। दिस इज़ नोन एज इंटरमिटेंट, क्या मैंने आपको बताया, इंटरमिटेंट क्लोज एंगल ग्लूकोमा। अब आगे आ जाओ जी, हमारा मेन टॉपिक आज का, दैट इज़ आपने बताना है एक्यूट कंजस्टिव ग्लूकोमा। वेरी इंपॉर्टेंट, एक्यूट कंजस्टिव ग्लूकोमा। मेन मेरा जो वो था, मोटिव था, वो यही टॉपिक था आज का, और यही इंपॉर्टेंट है, और डीडीज़ को साथ देख लीजिएगा। ठीक है, अब एक्यूट कंजस्टिव ग्लूकोमा वाले पेशेंट के अंदर क्या होता है, आपने बताना है ये टाइप तो क्लोज एंगल की है ना, ये मैंने उसके अंदर आपको 5 जो टाइप्स लिखवाई थी, स्टेज लिखवाई थी, उसी की स्टेज है एक। ठीक है, आपने बताना है जी सबसे पहले ये हमारे पास थर्ड स्टेज है, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात हमने क्या करना है, आपने इसके अंदर बताना है जो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर है ना, वो 60 मिलीमीटर पर मरकरी से इंक्रीज़ कर देगा, 60 से इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, किससे ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा, 60 से ज़्यादा बढ़ जाएगा इस पेशेंट के अंदर, ये आपने बताना है। ठीक है, 60 मिलीमीटर मरकरी से ज़्यादा हो जाएगा इसके अंदर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। आपने बताना है एकदम से सडन ऑनसेट यूनिलेटरल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये इसके अंदर पॉइंट है, यूनिलेटरल रेड आई होगी इसके अंदर, सिर्फ एक आंख उसकी लाल होगी, दूसरी नहीं, और साथ क्या होगी, पेनफुल होगी। सडन ऑनसेट ऑफ यूनिलेटरल पेनफुल रेड आई, यही मेन पॉइंट है इसके अंदर से। ठीक है, आपने यही याद रखना है, ये एक इसका क्लिनिकल फीचर हो गया। दूसरा आपने इसके अंदर बताना है क्या होगा, दूसरा इस पेशेंट के अंदर हमारे पास लॉस ऑफ विजन होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसको नज़र आना विद द पैसेज ऑफ टाइम बंद हो जाएगा। और इस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, आपने बताना है इसके अंदर लैक्रीमेशन होगी, इसके अंदर फोटोफोबिया होगा, इसके अंदर आई एक होगी, सारे वही आपने बताना है। इवन के इसके अंदर वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, ये सारी बातें। अच्छा, आप ये मेरे से कह सकते हैं कि आपने बताया जी लैक्रीमेशन भी दूसरे वो उसके अंदर भी हो रही थी, इंटरमिटेंट फेस के अंदर भी हो रही थी, फोटोफोबिया भी हो रहा था, ये सारी चीज़ें तो हमने वहाँ पे भी पढ़ी है। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, तो हमने इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है बाकी स्टेजेस से। इसका सिर्फ एक ही पॉइंट है, यूनिलेटरल रेड पेनफुल आई। एग्जामिनर मस्ट लिखेगा क्वेश्चन के अंदर यूनिलेटरल रेड पेनफुल आई, ये इसका मेन डिफरेंशियल पॉइंट है जो बाकी टाइप से इसको क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है। ठीक है, ये आपने सारी याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, जब भी एक और आपको बात बताता जाऊँ, जब भी ग्लूकोमा का क्वेश्चन आएगा ना बच्चों, वो हमेशा लिखेगा बाईलेटरल रेड आई। ठीक है, बाईलेटरल रेड आई, हेड नोट लिख लें या फुट नोट लिख लें, बाईलेटरल रेड आई लिखेगा। लेकिन एक इसकी जो थर्ड टाइप है जिसको हमने क्या नाम दिया, एक्यूट कंजस्टिव ग्लाइकोमा का नाम दिया,
इसके अंदर यूनिलेटरल होगी। मैं बार बार इस पे फोकस कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन आते होते हैं। यूनिलेटरल आई होगी, ये बात याद रखनी है इसके अंदर। अच्छा, अब हमने इसकी एग्जामिनेशन करनी है आई की। अब हम जब आई की एग्जामिनेशन करेंगे यार, जो उसकी बाहर आईब्रोज पड़े हुए हैं, उसके आई लैशेस पड़े हुए हैं, आई लिड पड़ा हुआ है, कंजक्टाइवा पड़ा हुआ है, कॉर्निया पड़ा हुआ है, हमने उसको भी तो रूल आउट करना है। तो क्या करेंगे, जब हम उसकी बच्चों आई लैशेस को देखेंगे ना, मुझे ये बताएं उसकी आई लैशेस कैसी नज़र आएंगी। आपने बताना है होगी तो नॉर्मल इन नेचर, लेकिन थोड़ी सी वेट होगी। वेट क्यों हो रही है, मैंने अभी ऊपर आपको क्या बताया, इसके अंदर लैक्रिमेशन हो रही है, इसीलिए इसके अंदर क्या होगी, आई लैशेस वेट नज़र आएंगी। अगर आपसे आई लिड का पूछा गया, जब आपने आई लिड की एग्जामिनेशन की एक्यूट कंजस्टिव ग्लूकोमा वाले पेशेंट के अंदर, तो आपने बताना है एडिमाटिस मिलेगी हमें, ठीक है, आपने इसके अंदर ये बताना है। अगर आपसे पूछा जाए हमने उसके बाद नीचे क्या पढ़ा होता है, हमारे पास कंजक्टाइवा पढ़ा होता है, तो आपने बताना है जो कंजक्टाइवा होगा वो हमारे पास कंजेस्टेड इन नेचर होगा, ये भी बताना है। फिर अगर आपसे पूछा जाए कॉर्निया क्या होगा, कॉर्निया का आपने बताना है हेजी इन नेचर होगा, ठीक है। फिर आपने बताना है प्यूपिल, वेरी इंपॉर्टेंट, प्यूपिल क्या होगा, आपने बताना है प्यूपल इसके अंदर डायलेट होगा, ठीक है। डायलेट हो रहा है तो इसीलिए इसका इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ रहा है ना, ये आपने याद रखना, ये इंपॉर्टेंट, इन सब में से ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ये हॉलमार्क था इसको, इस डिजीज़ का, ये याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि हॉलमार्क ऑफ एक्यूट कंजस्टिव ग्लूकोमा कौन सा है, तो आपने बताना है इस पेशेंट के अंदर प्यूपिल डायलेट करेगा, इसीलिए तो ज़्यादा डायलेट कर रहा है तो इसका इंट्राऑक्यूलर प्रेशर 60 से भी ज़्यादा जा रहा है ना, ये याद रखना इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर हॉलमार्क था क्वेश्चन का। लेंस भी इसके अंदर नॉर्मल होगा, रेटिनोस्कोपी भी, जो पीछे पोस्टीरियरली स्ट्रक्चर पड़े हैं ना, पोस्टीरियर किसके, जो लेंस के भी पोस्टीरियर पड़े हैं, वो क्या था, हमारे पास विट्रस जेल पड़ी हुई थी, पीछे लेंस पड़ा हुआ था, रेटिना पड़ा हुआ था, ये सारी चीज़ें इसकी नॉर्मल होगी, इस पर कोई इशू नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये पीछे पड़ा हुआ, मसला तो आगे आ रहा है ना, तो पीछे वालों को तो नहीं मसला होगा ना इससे, तो ये पीछे वाली सारी चीज़ें हमारे पास नॉर्मल होंगी, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा इस डिज़ीज़ को आगे लेके जाते हैं, किसको, हम इसको पढ़ रहे थे, इसको एक्यूट कंजस्टिव ग्लूकोमा को पढ़ रहे थे, हमने इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या करनी है, आपने बताना है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। अगेन हम इसके अंदर टोनोमीटर से प्रेशर चेक करेंगे। जब भी ग्लूकोमा का पेशेंट आए, ये आपने ज़रूर याद रखना, इन्वेस्टिगेशन हम ये करेंगे इस पेशेंट के अंदर, शॉर्ट्स टोनोमीटर से उसका क्या करेंगे, प्रेशर चेक करेंगे। अब हमने इसको ट्रीटमेंट भी तो इसका करना ही करना है, हमने इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, आपने बताना है जी इसका ट्रीटमेंट हमने दो चीज़ों में कैटेगराइज करना है। एक हम करेंगे जी मेडिकल ट्रीटमेंट, दूसरा हम इसके अंदर क्या करेंगे, सर्जिकल, इसकी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, सर्जिकल ट्रीटमेंट जिसको आप बोलते होते हैं। अच्छा, अब मेडिकल ट्रीटमेंट में से क्या करना है, आपने बताना है, हमने देखना है कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है कि ड्रेनेज में मसला आ रहा है, इशू क्या चल रहा है। अगर प्रोडक्शन उसकी क्या है, ज़्यादा हो रही है, तो हम ऐसे कौन से ड्रग देंगे जो उसकी प्रोडक्शन को कम कर देंगे, ठीक है। अगर उसकी ड्रेनेज में मसला आ रहा है, ड्रेन सही नहीं हो रहा ना, तो हम ऐसे ड्रग देंगे जो उसकी क्या कर देगी, ड्रेनेज ज़्यादा कर देगी, ठीक है। यही मेन हमारा इसके अंदर क्या प्लान है कि जैसे हमने इस पेशेंट को ट्रीट करना है। अच्छा, जब भी आपसे पूछा जाए ना कि आपके पास ऐसा कौन सी ड्रग है जो आपकी प्रोडक्शन को कम कर देती है, किसकी, एक्वस ह्यूमर की, तो आपने बतानी है एसीटाजोलामाइड, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ड्रग ऑफ चॉइस भी हम इसके अंदर देते होते हैं समटाइम, ठीक है। आपने बताना है जी इसके अंदर क्या है, एसीटाजोलामाइड क्या है, इसकी प्रोडक्शन को कम कर देती होती है, ठीक है। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा, वो सारी चीज़ें हमने उसके अंदर रेनल फार्माकोलॉजी के अंदर ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, ठीक है। ये बात याद रखनी है। हमने अब ये देनी कितनी है, सबसे पहले 500 मिलीग्राम देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद पेशेंट को किधर ले जाना, 250 मिलीग्राम स्टैट। अब स्टैट क्या होता है, स्टैट होता है उसी वक्त 500 से शुरू करके फिर हमने क्या करना, आहिस्ता आहिस्ता 250 पे ले जाना है, ठीक है। 250 पे कब लेके जाना, 8 घंटे बाद उसको हमने 250 पे शिफ्ट कर देना, 250 मिलीग्राम हम इसको देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सेकंड क्या करना है, हम इसके अंदर टॉपिकल भी तो कोई चीज़ देंगे ना आंख में डालने के लिए, आपने बताना है हम इसके अंदर बीटा ब्लॉकर देंगे। अब बीटा ब्लॉकर भी कौन सा देंगे, आपने बताना है टीमोलोल देंगे इसके अंदर, ठीक है। टीमोलोल इसके अंदर क्या देंगे, हम बीटा ब्लॉकर देंगे इस पेशेंट के अंदर। अब हमने ड्रेनेज ज़्यादा करनी है, ड्रेनेज के लिए हम ऐसे कौन से ड्रग है जो उसके ड्रेनेज को ज़्यादा कर देंगे। आपने एक डायूरेटिक्स पढ़ा था रेनल फार्माकोलॉजी में, वो क्या था, मैनीटोल। इंट्रा क्या करता है, इंटरस्टिशियम स्पेस से उठा के वेसल्स के अंदर क्या ले जाता है,
प्रेशर को, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था कि इंटरस्टिशियम से उठा के इसने वेसल्स के अंदर क्या ले जाना, फ्लूइड को ले जाना होता था। ठीक है, तो इसीलिए हम इसके अंदर क्या देंगे, मैनिटोल देंगे या ग्लाइसरोल देंगे या यूरिया देंगे, सारी एक ही चीज़ें हैं, ऑस्मोटिक डायूरेटिक है ये। ठीक है, ये तो हमने क्या दे दी, ड्रग दे दी। अब हम इसमें भी कोई टॉपिकल चीज़ देंगे। अब टॉपिकल वही जो आंख में डालने के लिए देना है, तो आपने बताना है इसके अंदर हम पिलोकार्पिन देंगे। ठीक है, पाइलोकार्पिन बोलो, पिलोकार्पिन देंगे। क्यों? अब आप इसका क्वेश्चन मेरे से कर सकते हो, एग्जामिनर का एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि हम इस पेशेंट के अंदर सर पिलोकार्पिन क्यों दे रहे हैं, हम पिलोकार्पिन के ड्रॉप्स क्यों दे रहे हैं। देखें, मैंने आपको बताया था कि इस पेशेंट का, इस डिजीज़ का हॉलमार्क क्या था, प्यूपिल क्या करता है, डायलेट करता है। मैंने तो आपको ये बताया था ना कि प्यूपिल डायलेट करता है, इसकी वजह से क्या कर देगा, इसका इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कितना हो जाएगा, 60 से भी ज़्यादा हो जाएगा। यही शुरू में हमने बात की थी ना, हम ऐसी ड्रग देंगे जो क्या करेगी, प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगी। ठीक है, अब ऐसी कौन सी ड्रग है जो प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपने एएनएस फार्माकोलॉजी में कितनी दफ़ा पढ़ा होगा, तो आपने बताना है पाइलोकार्पिन या पिलोकार्पिन बोलो, जो भी बोलना है। ये क्या करती है, आपकी प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगी। जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगी तो मुझे ये बताएं ज़रा, ड्रेनेज अच्छी नहीं होगी इसके अंदर, तो ड्रेनेज अच्छी हो जाएगी। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है कि एट्रोपिन क्या हमें इसके अंदर देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, अगर देनी चाहिए तो कितनी देनी चाहिए। देखें जी, इसका सिंपल सा आंसर है, एट्रोपिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एक्यूट कॉन्जेस्टिव या क्लोज एंगल ग्लूकोमा वाले पेशेंट के अंदर क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ये। अब ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्यों है, ओ भाई अगर आप उसको एट्रोपिन देंगे, ये जाके और डायलेट करेगी प्यूपिल को, जितना ज़्यादा डायलेट करेगी उतना ज़्यादा इंट्राऑक्यूलर प्रेशर ज़्यादा होता जाएगा, उसका मसला तो ज़्यादा और होता जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, क्लोज एंगल ग्लूकोमा वाले पेशेंट के अंदर एट्रोपिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। हेड नोट फुट नोट की लिख लें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी बातें हमने इसके अंदर की। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, क्लोज हो गया क्या, एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा। ठीक है, अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हम डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की तरफ जाएं तो वो क्या है, वो हम इसके अंदर सर्जरी करते होते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, तो हम इसके अंदर सर्जरी कौन कौन सी करते होते हैं, आपने बताना है। इसके अंदर हम बटन होल सर्जरी करते होते हैं। ठीक है, कौन सी, बटन होल सर्जरी। अब बटन होल सर्जरी का से क्या मतलब है कि हम आयरस का जो कनेक्शन है, वो जो आयरस की नॉर्मल जगह है, हम उसको क्या कर दें, इसकी 12 o'clock पोजीशन पे जाके उसको नॉर्मल, उसको अलाइन कर दें, अपनी जगह पे कर दें आयरस को उठा के। दिस इज़ नोन एज बटन होल सर्जरी, या इसको हम क्या बोलते हैं, इरिडियोटमी बोलते होते हैं। ठीक है, मतलब कि आयरस को अपनी जगह पे दोबारा ले जाएं, ये सर्जरी करेंगे। अगर इससे भी ना फ़र्क पड़ा तो आगे हम क्या करेंगे, लेज़र करेंगे, इसके अंदर इरिडोटमी कर देंगे इसी पेशेंट के अंदर। ठीक है, लेज़र से फिर इसको ठीक करेंगे। जो इसके अंदर मेन पॉइंट है वो ये हम इसके अंदर होल कर देंगे। जब उसके अंदर होल कर देंगे आयरस के अंदर, आयरस अपने दोबारा वापस नॉर्मल जगह पे चला जाएगा, वो कॉर्निया के ऊपर आके गिरेगा नहीं। तो जब कॉर्निया के ऊपर आके गिरेगा नहीं तो प्रेशर इंक्रीज़ नहीं करेगा। बस सिंपल सी बात है, ये याद रख लें इसके अंदर। फोर्थ स्टेज हमने कौन सी पढ़ी थी, फोर्थ स्टेज मैंने आपको क्या बताई थी, क्रोनिक बताई थी ना, क्रोनिक कंजस्टिव ग्लूकोमा बताई थी। यही मैंने आपको फोर्थ स्टेज इसके अंदर बताई थी। क्रोनिक कंजस्टिव ग्लूकोमा वाले पेशेंट के अंदर क्या होता है, अब वो भी देख लेते हैं जी। इस पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, हमने बताना है कि इस पेशेंट के अंदर आपने सबसे पहले बताना है कि ये हमारी, जब हम मिसमैनेजमेंट करते हैं ना, एक्यूट को ट्रीट नहीं करते, तो एक्यूट आपको पता है आगे किसके अंदर चेंज होता है भाई, क्रोनिक कंजस्टिव ग्लूकोमा के अंदर चेंज हो जाता है। पहली बात आपने ये बतानी है। दूसरी बात आपने क्या बतानी है, इसके अंदर क्या होता है, हमने जब भी क्रोनिक वाले पेशेंट को हमने देखना होता है ना, तो क्या मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि हम रेटिनोस्कोपी करते होते हैं। ठीक है, जब हम रेटिनोस्कोपी करते हैं वहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम डिप्रेशन देखते हैं ना, कपिंग के अंदर हम क्या देखते हैं, डिप्रेशन देखते हैं। ऐसे करके रेटिना होता था, मैंने जब आपको वो अनाटमी पढ़ाई थी कल, कपिंग देखते हैं। इसका कितना होता था, नॉर्मल एरिया होता था 1/3 एरिया इसके अंदर इन्वॉल्व होता था। अगर 1/3 एरिया से ज़्यादा इन्वॉल्व है तो इसका मतलब ये है कि इस पेशेंट के अंदर कोई ना कोई डिजीज़ चल रही है, इश्यू चल रहा है। अब वो वहाँ पे मैंने सिर्फ आपको डिजीज़ का बताया था। अब लिख लें कि जब फॉर एग्जांपल ऑप्टिक डिस्क की कपिंग, ठीक है, ऑप्टिक डिस्क की कपिंग 1/3 एरिया से ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब यह है कि ये पेशेंट अब किधर जा रहा है, क्रोनिक कंजस्टिव ग्लूकोमा की तरफ जा रहा है। अब इसका भाई रेटिना भी इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो गया तो इसको
एज सून एज पॉसिबल ट्रीट किया जाए। ठीक है, दिस इज़ नोन एज, क्या बोलते हैं हम, क्रॉनिक कंजस्टिव ग्लूकोमा इसके अंदर बोलते होते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट इसका भी सेम वही होगा जो हमारे पास एक्यूट कंजस्टिव ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट है, सेम ही होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई क्रॉनिक कंजस्टिव ग्लूकोमा की भी, कि इसके अंदर हम क्या करते होते हैं। आपने बताना है कि जब हमारे पास एक्यूट कंजस्टिव ग्लूकोमा आपने प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया, मिस मैनेज किया, तो वो आगे क्रॉनिक में चला गया, वीक्स मंथ लेगा जाने में। फिर आपने उसको, हमें कैसे पता चलेगा, आपने बताना है कि रेटिनोस्कोपी करेंगे। रेटिनोस्कोपी पे हम रेटिना को देखेंगे, उसकी जो ऑप्टिक डिस्क की कपिंग है, हमने वो ऑप्टिक डिस्क को देखेंगे रेटिनोस्कोपी पे, जो कपिंग है वो 1/3 एरिया से ज़्यादा हो रही है, दैट मीन इस पेशेंट के अंदर अब क्या हो रहा है, क्रॉनिक कंजस्टिव ग्लूकोमा आ रहा है। ये इसके अंदर हमने पढ़ा है। फिफ्थ लास्ट स्टेज है जो इसकी, उसके अंदर क्या होता है वो भी देख लेते हैं। फिफ्थ लास्ट स्टेज के अंदर आपने बताना है कि जो हमारे पास ऑप्टिक डिस्क है ना, इसकी कंप्लीट कपिंग हो जाएगी। ठीक है, सारी की सारी ऑप्टिक डिस्क क्या हो जाएगी, डिप्रेस हो जाएगी। कंप्लीट ऑप्टिक डिस्क कपिंग देखेंगे, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि पेशेंट क्या हो जाएगा, ब्लाइंड हो जाएगा, उसे नज़र आना भी बंद हो जाएगा। ठीक है, यही करते हैं। और अगर हमारे से पूछा जाए तो इस पेशेंट के अंदर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, हमारे पास एक ही चीज़ बचती है, वो है आई बॉल को सर्जिकली ही रिमूव कर दिया जाए। आई बॉल को रिमूव कर दें। क्या क्या मैंने आपको बताया, क्रॉनिक कंजस्टिव के अंदर मैंने बता दिया कि इसके अंदर हम रेटिनोस्कोपी करेंगे। हमने ऑप्टिक डिस्क की कपिंग देख ली, 1/3 एरिया से ज़्यादा हो रही है। फिफ्थ स्टेज पे हमने क्या बताया, कंप्लीट कपिंग हो जाएगी। अब एक दफ़ा सारे को सम अप कर लेते हैं, क्या क्या हमने पढ़ा। आ जाए जिस तरफ, हमने डीडीज ऑफ रेड आई में पढ़ा कि एक्यूट कंजस्टिव ग्लूकोमा होता है, एंटीरियराइटिस के अंदर होता है, कंजक्टिवाइटिस के अंदर होता है, केराटाइटिस के अंदर, स्क्लेराइटिस और सब कंजक्टाइवल हेमरेज वाले पेशेंट के अंदर होता है। रिस्क फैक्टर हमने देख लिए, एक दफ़ा आप सारे रीड कर लीजिएगा। इसकी जो स्टेजेस इंपॉर्टेंट हैं वो आपने याद रखनी है कि एक लेटेंट फेज़ है, इंटरमिटेंट फेज़, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास एक्यूट कंजस्टिव ग्लूकोमा। इसके अंदर आपने याद रखना जी, लेट फेज़ के अंदर 20 तक हमारे पास क्या होगा, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होगा, लेटर में 20 से लेके 40 तक होगा। डार्क रूम टेस्ट करते हैं हम इस पेशेंट के अंदर, और इसके अंदर क्या होता है, 8 मिलीमीटर मर्करी प्रेशर ऊपर जाता है। ठीक है, प्रोफाइलेक्टिकली सर्जरी कर देते हैं। और हमने हेलोज किसके अंदर देखे थे, शाबाश, हेलोज हमने किस स्टेज के अंदर देखे थे, आपने बताना सेकंड स्टेज के अंदर हमने हेलोज देखे थे। थर्ड स्टेज के अंदर आपसे पूछा जाए तो आपने बताना यूनिलेटरल क्या होती है, रेड आई होती है, बाकी सब ग्लूकोमा के अंदर बायलेटरल होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखी थी, और फिर हमने इसको मिस मैनेज किया तो क्रॉनिक में चला गया, क्रॉनिक आगे किसके अंदर चला गया, फिफ्थ स्टेज जो अब तो हमने पढ़ी थी एब्सोल्यूट ग्लूकोमा वाली, उसके अंदर हमने क्या करना है, आई बॉल ही रिमूव करना है। उम्मीद करता हूँ कि समझ तो आप लोगों को आई होगी, अगर नहीं भी समझ में आई तो एक दफ़ा रिवाइंड करके देख लीजिएगा।